मैट्रिक्स मैग के एक और स्पेशल एडिशन के साथ हम हाजिर हैं। आज हमारा मौजूए गुफ्तगू है बरतानिया में नस्ल परस्ती के तारीन रुझानात। इस हवाले से हाल ही में एक पाकिस्तानी नजात क्रिकेटर्स के साथ वाक़या पेश आया। उसके बाद टीम के साबिक कैप्टन माइकल वॉन जो कि BBC के एक कमेंटेटर्स पैनल पे हैं, उनको भी अब हटा दिया गया क्योंकि वो उस काउंटी से मुताल्लिक थे। और अजीम रफ़ीक साहब हैं जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी माइकल वॉन के हवाले से कोई बातचीत की। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस हवाले से बात कर ली जाए। हमारे साथ इस वक्त तोहा कुरैशी साहब हैं, लंदन में रहते हैं। बड़ी गहरी उनकी नज़र है मकामी मामलात पे, और इसमें समाजी कारकुन भी हैं, अपने थिंक टैंक भी चलाते हैं, और नस्ल परस्ती, मुसलमानों के साथ होने वाली ज़्यादतियों के हवाले से भी काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। तो तोहा साहब से पूछते हैं कि ये तमाम किस्सा क्या है। ऐसे मालूम होता है कि गोया नस्ल परस्ती बरतानिया में कोई नया फिनोमेनन है, ताज़ा तरीन कोई वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से ये बातें सामने आ रही हैं। तो क्या कोई ऐसा ही है? थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ गुल साहब। देखिए, बरतानिया में नस्ल परस्ती कोई नया फिनोमेना तो नहीं है, दैट हैज़ बीन ऑलवेज देयर। अब मीडिया की वजह से ये काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा ओपन हो रही हैं। जो खुश आइंद बात है, सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लॉज मौजूद हैं नस्ल परस्ती के खिलाफ, सिस्टम है, और उससे सिस्टम ने मजबूर कर दिया कि यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट के बोर्ड के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा, जो कि आप पाकिस्तान में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वहां के कई बोर्ड मेंबर्स को इस्तीफा देना पड़ा, और जो बड़े बड़े स्पॉन्सर थे यॉर्कशायर क्रिकेट काउंटी के, नाइके, हैरोगेट वाटर जैसे बड़े बड़े स्पॉन्सर जो थे, उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। और मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने इसको कितने दिन तक अपनी मेन न्यूज रखा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के देयर इज एन एपिटाइट हियर अमंग द मेन स्ट्रीम मीडिया, अमंग द पॉलिटिशियंस एंड अमंग द ऑर्डिनरी पब्लिक, कि इसको डिस्कस जरूर किया जाए, इस मैटर को, इसको अंडर द कारपेट ब्रश ना कर दी। जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बरतानिया अभी भी मुआशरा है जहां पे अखलाकियात की कुछ कदरें भी हैं? जी बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। मैं ये समझता हूँ कि अखलाकियात की कदरें यहाँ पर काफ़ी हाई हैं। कुछ चीज़ों में बहुत हाई हैं, और कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ अखलाकी कदरें हमारी बहुत लो हैं। वो फिर एक रिलीजियस डिबेट बन जाती है, इसलिए हम उस तरफ नहीं जाना चाहेंगे। हम रहना चाहेंगे ये जो करंट इश्यू है उसके अंदर। तो मैंने सबसे पहले आपको एक अच्छी खबर बताई है कि हमें देखना यह है कि सिस्टम एक्टिवेट हुआ, और उस सिस्टम ने उस मुआशरे के उन अफराद को फौरन, सिस्टम ही उनको ग्रिप से निकालेगा तो वो निकल सकेंगे, वगरना वो उस ग्रिप के अंदर मौजूद रहेंगे। तो हमें अगर कोई लर्न करना, जी, एक दफा कोई रेडार पे आ जाता है तो उसका फिर बचना मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल, और वो उसका पूरे का पूरा जो करियर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब देखते हैं कि आपने तो पाकिस्तान के हवाले से सुना होगा कि यहाँ पे कई लोगों के स्कैंडल सामने आते हैं, वीडियो सामने आ जाती हैं, लेकिन उनका कोई करियर बर्बाद नहीं होता है। आपने तो फॉलो किया होगा। पाकिस्तान की बदकिस्मती तो ये है कि जो जुडिशरी, जो कितना मुकद्दस एक शोबा है, आप अभी देख रहे हैं कि किस तरह जुडिशरी की तजलील हो रही है। मैं तो इस कदर हैरान हो गया देखकर कि एक बार एक प्रोग्राम रखती है, वहां पर आपके चीफ जस्टिस भी स्पीच करते हैं, जस्टिसेस भी बोलते हैं, और वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भी स्पीच होती है। मैं तो इस कदर हैरान हूं, अगरचे वो कन्विक्शन एक क्वेश्चन मार्क है, मियां नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन पर एक क्वेश्चन मार्क है कि ये एक पॉलिटिकल कन्विक्शन है। अब क्योंकि मैं एपॉलिटिकल हूं, इसलिए मुझे इन चीजों से गर्ज नहीं है। बहरहाल सिस्टम के मुताबिक वो एक कन्विक्टेड आदमी है, तो बार काउंसिल को और जो जस्टिस हैं इन सब को, यानी कि हम भी किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं नहीं तो सबसे पहले पूछते हैं कि हु आर द स्पीकर्स, ताकि हमारी क्रेडिबिलिटी
या वो इंटैक्ट रहे, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, टार्निश ना हो जाए। तो मैं हैरान होता हूँ कि उससे चीफ पहले जस्टिस तो जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले तो मैं जी इकट्ठे कई बेशुमार कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुके हैं। जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो भी तो ये सोचते हैं कि कौन सी चीज़ कानूनी है, गैर कानूनी है। भले आप उस कानून से इत्तेफाक न करें, लेकिन अगर कानून वक्त है, कानून रियासत है, तो उसको बहरहाल आपको फॉलो तो करना पड़ेगा। और इस पे बिलाशुबा बहुत सारे एतराज़ात उठाए गए हैं और ये डिबेट अभी चल रही है। हम दोबारा आए बरतानिया में नस्ल परस्ती के मौजू की तरफ। तो आपके साथ हमारी जो गुफ्तगू होती रही उसमें बोरिस जॉनसन के हवाले से भी, यानी आपके वज़ीर आज़म के हवाले से भी ये आता रहा है कि इसको अपोजिशन वालों ने नस्ल परस्ती के इल्ज़ामात लगाए हैं। तो वो उस कैसे हुआ है? देखिए जी, ये जो एक ट्रम्पाइजेशन जो की गई पूरे वेस्ट में, मैं समझता हूँ उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और इस तरह के जो अपॉर्चुनिस्टिक लोग थे, उन्होंने आकर या तो इमिग्रेंट्स के खिलाफ बोला या इस्लाम के खिलाफ बोला। तो जो ऑर्डिनरी कम्युनिटी है, जिनकी नज़र इंटरनेशनल हालात पर नहीं होती, जो इन डेप्थ नॉलेज मुसलमानों के मुतल्लिक या इमिग्रेशन के मुतल्लिक उनका नहीं होता, तो वो समझते हैं कि यही हमारे दुख दर्द का दावा कर सकते हैं। जो हमारा एग्जिट हुआ, ब्रेग्जिट जो था, एग्जिट हुआ यूरोप से, इसके अब कितने नुकसान सामने आ रहे हैं। यही लोग जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स थे, वो यही बात कह रहे थे, ओवरऑल हमें नुकसान होगा। अब आप ये देख रहे हैं कि हमारी जो फूड शॉर्टेज है वो हो गई है, मेडिसिन की शॉर्टेज वो हो गई है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी ट्रैवलिंग में हमें डिफिकल्टी दे रही हैं। अभी कोरोना वायरस की वजह वजन पड़ गया है हमारी प्रॉब्लम्स पर, चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, क्योंकि पहले यूरोप से उसका जो हो रहा था ट्रांसफर ऑफ गुड्स, वो बहुत आसान था, कोई इशू नहीं था। अब ये है कि यूरोप ने ड्राइवर सारे वहां रख लिए हैं, तो अब सामान यहाँ आ नहीं रहा। तो ये इन द लॉन्ग रन नहीं, हमारे जो यहाँ के ट्रम्प हैं, जो हमारे बोरिस जॉनसन साहब, ये तो मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल ओपनली बोलते रहे। जैसे इन्होंने कहा कि जी कि ये जो मुसलमानों की औरतें हैं, जब इन्होंने वो पहना होता है वो स्कार्फ वगैरह और लिबास, तो ये ऐसे लगते हैं जैसे ये लेटर बॉक्स हैं। सोमाली खवातीन का बेचारियों का वो मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन यह है कि यहाँ आप चूंकि आप खवातीन की बात आपने शुरू कर दी, तो आपके यहाँ जो बैरनेस हैं सईदा वारसी साहिबा, उनका गार्डियन के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, तो उसमें तो उन्होंने बड़ी तशवीशनाक बात कही, जिसमें वो कह रही हैं कि जो हालात इस वक्त बरतानिया में, इनको अब फिक्र हो गई है कि शायद हमें यहाँ रहना हमारे लिए मुमकिन ना हो जाए। तो वो जरा उस हवाले से बताइए कि उन्होंने इतनी ज्यादा तशवीश का इजहार क्यों किया है? देखिए जी, सईदा वारसी कोई आम बैरोनेस नहीं है, आम रुकन नहीं है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का। वो मौजूदा हुकूमती पार्टी की चेयरपर्सन रही हैं, कोई आम वो वजीर नहीं रही, इस पार्टी की चेयरपर्सन रही, और उनकी वजीर की हैसियत थी। तो उनके मुंह से कोई भी कलमात जब निकलेंगे तो उनका एक वजन होगा, इसीलिए गार्डियन ने उसको बहुत अहमियत दी है। अब एक वो अगर इस कदर अपनी जो है वो डेस्परेशन का इजहार करती हैं और अपने डिसअपॉइंटमेंट का इजहार करती हैं कि शायद हमारा मुस्तकबिल यहाँ पर कोई इतना ताबनाक नहीं है। हमारे वालिदैन कहा करते थे कि जी हमें नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, पंजाब में बनानी है, तो वो कहती हैं कि मैं कहा करती थी कि भाई वहां क्या जरूरत है हमारे जाने की, हम यहाँ इस मुल्क के शहरी हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पढ़ा है, यहाँ के सिस्टम का हिस्सा है, तो व्हाई आर वी मेकिंग ऑल दिस बिग कोठियां इन पाकिस्तान। वो उनका बात तो बिल्कुल वजन है उसके अंदर। अब वो कहती हैं कि शायद हमें उस तरफ लौटना पड़े। क्यों? उसकी वजह क्या है कि मौजूदा हुकूमत की जो वजीर दाखिला है वो इंडियन हेरिटेज से हैं, प्रीति पटेल। उन्होंने एक कानून मुतारफ करवाने की कोशिश कर रही हैं, जो पार्लियामेंट में उसकी डिबेट होगी प्रॉपर और फिर वो पास होगा। उसमें जो मेरे ख्याल में क्लॉज 9 है वो ये है कि किसी भी बंदे को, किसी भी ब्रिटिश शहरी को विदाउट एनी नोटिस यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। आपके लिए भी क्या ये मसला बाइस तशवीश बन रहा है? माशाल्लाह आपकी भी फैमिली वहाँ पे सेटल्ड है।
देखिए जी, अब हम तो, हमारे तो पोते पोतियां नवासे नवासी यहाँ पर हैं, सारे ब्रिटिश हैं। हमारे लिए भी तशवीशनाक तो यकीनी तौर पर है। जैसे आपने देखा कि एक 15 साल की बच्ची यहाँ से, वो शमीमा बेगम जो बंगाली थी, बांग्लादेश की हेरिटेज की थी, 15 साल की उम्र में वो जो है ये दाइश के कुछ लोगों के हाथों में चढ़ गई। वो सीरिया चली गई, शाम चली गई। अब 15 साल की बच्ची यहां से जाती है तो उसको, वो माइनर थी, वो चाइल्ड थी उस वक्त, लेकिन क्योंकि वो बांग्लादेशी हेरिटेज की थी तो उसको टेररिज्म एक्ट के तहत उसको जो है वहां से यूके में आने ही नहीं दिया, बांग्लादेश भेज दिया गया है। अब बांग्लादेश में उसको ना कोई जानता है, ना उसको रहने की जगह है। हमारे क्वेश्चन ये हो रहा है कि अगर वो एक वाइट ब्रिटिश यूथ होता तो पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट्स ग्रुप कहते हैं कि वो तो पाल की बच्ची थी जब गई थी, तो उसको माइनर के तौर पर ट्रीट किया जाए। जी, अब ऐसे है कि यहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, पता है, तो उसके ऊपर वो 15 बंदे के ऊपर बस चढ़ा देता है, मार देता है, जख्मी कर देता है, तो उसको, क्योंकि वो उसका नाम मुसलमानों वाला नहीं होता, तो उसको टेररिस्ट कहा ही नहीं जाता कि ये एक लोन वुल्फ है, ये इसने एक ऐसे कर दिया काम, बस मेंटली अपसेट है कोई। जो ही पता चले कि जी ये मोहम्मद अली है या उस्मान है या ये जाहिद है या बकर है, तो उसको फौरन बगैर किसी तहकीक के कह दिया जाएगा जी ये टेररिज्म एक्ट है, और उसको चार्ज भी टेररिज्म एक्ट के तहत किया जाता है। तो ये मुसलमानों के साथ बिलखसूस जो दोहरा मायार है, इसकी कंडमनेशन होनी चाहिए और हो रही है। मुआशरा यहाँ जाग रहा है, उस पर काम कर रहा है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देता हूं। अभी आप ये देखें कि होम ऑफिस के अपने डेटाबेस के मुताबिक तकरीबन 6,822 के करीब हेट क्राइम हुए, लोगों के खिलाफ जो नफरत आमेज क्राइम हुए। उसमें 50% जो क्राइम थे, तकरीबन 4,000 के करीब, वो मुसलमानों के खिलाफ थे, हेट क्राइम, 50% के करीब। ये होम ऑफिस का अपना डेटा है। अब 2021 में, इस साल जो एक स्टडी आई है, उसमें 410 ट्वीट्स हुए जिसमें मुसलमानों को मुर्दे इल्जाम ठहराया गया कि जी कोरोना ये फैला रहे हैं। अच्छा। बरतानिया में 4,10,000 ट्वीट हुए। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो मैं अक्सर ये बात कहता होता हूं कि जब लीडरशिप गैर जिम्मेदाराना बयान देती है, जब लीडरशिप एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखती है, तो जो आम आदमी है फिर वो उसको फॉलो करता है। जब लीडरशिप ये कहेगी कि जी ये मुसलमान, ये इनका निज़ाम ठीक नहीं है, ये मुसलमान सारे सिस्टम को खराब कर रहे हैं, इमिग्रेंट्स सिस्टम को खराब कर रहे हैं, ये मुआशरे पर बोझ हैं, तो मुआशरे का, मैं भी एक इमिग्रेंट हूँ, मैं भी पाकिस्तान से यहाँ माइग्रेट करके आया हूँ, लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि जितना ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जितना इंटरनेशनली काउंटर एक्सट्रीमिज्म, काउंटर रेडिकलाइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन, काउंटर टेररिज्म पर, रिहेबिलिटेशन ऑफ कन्विक्टेड टेररिस्ट्स पर मैंने काम किया है, हमारे इदारे ने काम किया है। शायद यूके में तो कोई ऐसा इदारा नहीं था, स्पेन, हॉलैंड, जर्मनी, इन तीनों को सपोर्ट किया। अब मकसद ये है जी कि यहाँ पर बहुत सारे मेजॉरिटी में लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी में, जो कि अवाम की या इमिग्रेंट्स की या मुसलमानों की कदर करते हैं, और यही वजह है कि हर साल तकरीबन 5,000 के करीब लोग मुसलमान हो रहे हैं, और उसमें जो 25% है वो विमेन है। तो बहुत सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन एक टाइनी माइनॉरिटी ऐसी होती है जो सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है, और ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है कुछ लोगों की जो अपने आप को नेक्स्ट इलेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये जो रेसिज्म है ना जी, या डिस्क्रिमिनेशन है पर्टिकुलरली अगेंस्ट मुस्लिम्स, ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेसिज्म है। क्रिकेट एक इंस्टीट्यूशन है यहाँ बहुत बड़ा, और इसकी जो इनकम है वो हजारों लाखों में नहीं है, वो मिलियंस में चली जाती है। वहां पर ये इस इंस्टीट्यूशन में रेसिज्म है, और जब देखा जाता है कि ये जो क्रिकेट थी ये तो पर्टिकुलरली एक गोरों की क्रिकेट थी, तो हाउ कम कि पाकिस्तान जीत रहा है, हाउ कम बांग्लादेश जीत रहा है, हाउ कम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं
وہ اب دیکھو نا یہ عظیم رفیق کا معاملہ دیکھیے, ہی واز اے مائنر, 16 سال کی عمر تک اس کو بچہ کنسیڈر کیا جاتا ہے, مائنر سمجھا جاتا ہے, یہاں پر قانون ہے. 15 سال کی عمر میں اس کے منہ میں شراب ڈالی جاتی ہے, دیکھیے نا. تو اب یہ اسی وقت سسٹم کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن سسٹم کو ایکٹیویٹ جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی انہوں نے نہیں ہونے دیا. یہاں ایک بہت اچھی بات ہے کہ لاز موجود ہیں, پالیسیز اینڈ پروسیجرز موجود ہیں, لیکن جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پالیسیز کو اگر امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو پھر سسٹم حرکت میں نہیں آئے گا. بہت بہت شکریہ, زبردست بات. شبہ وہ نسل پرستی کے جذبات موجود ہیں, کوئی سماجی طور پہ امتیازی سلوک بھی موجود ہے, لیکن پاکستان اور برطانیہ جیسے معاشرے میں ایک فرق ضرور ہے کہ وہاں پہ معاشرہ زندہ ہے, لوگ اس کو چیلنج ضرور کرتے ہیں, کوئی غلط بات ہو جاتی ہے اور اخلاقی طور پہ لوگ پھر اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں, جس کے اوپر انگلی اٹھتی ہے, جس کے خلاف الزام لگایا جاتا ہے, وہ خود بھی اس سے کچھ سبق ضرور سیکھتے ہیں. لوگ بالکل پبلک لائف سے خود کو غائب کر دیتے ہیں, لیکن یہاں افسوس کی بات ہے پاکستان میں الزامات بھی لگتے ہیں, اسکینڈلز بھی سامنے آتے ہیں, اس کے باوجود لوگ ٹی وی اسکرینوں پہ بھی موجود ہوتے ہیں, جلسوں میں بھی جاتے ہیں. تو یہ ایک فرق ہے زندہ معاشرے میں اور مردہ معاشرے میں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے طه صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ.